विषय है 21 साल का उत्तराखंड, कितनी तरक्की, कितना विकास और कितनी चुनौती। मुझे ऐसा लगता है और बहुत से लोगों को यहाँ ऐसा लगता होगा कि आप सटीक शख्स हैं, व्यक्ति हैं जिनसे इस बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि जब उत्तराखंड भी नहीं था तब से आपने सीमांत इलाके का प्रतिनिधित्व किया, आपने उस इलाके की चुनौतियां देखी और उसे बदलते देखा। सबसे पहले तो आप अपना अनुभव साझा कीजिए। मैं सबसे पहले तो एबीपी गंगा महाधिवेशन में जो आपके इस चैनल से जुड़े लोग हैं उन सब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपने इस अधिवेशन में मुझे बुलाया। क्योंकि आपके इस महाधिवेशन में मुझे आज बोलने का मौका मिला। इस कोविड-19 महामारी में आपने जो कोविड-19 का जो गाइडलाइन उसका पालन करते हुए आपके चैनल के माध्यम से पूरे जनता को, प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता को जागरूक किया, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि आपने उत्तराखंड के 21 सालों की जो बात है, मेरा विभाग तो पेयजल विभाग है। मैं पेयजल से संबंधित अपने विभाग की जहाँ से शुरुआत करूँ, क्योंकि जल ही जीवन है। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने पहली बार एक अलग मंत्रालय, आपका पेयजल अलग से मंत्रालय की स्वीकृति प्रदान की, जिससे पूरे देश के लोगों ने उनका स्वागत किया। और उसी को लेकर उत्तराखंड में भी जो घर घर नल और उसमें जल वाली जो बात चल रही है, ये हमारे पूरे देश में भी चल रहा है, उत्तराखंड में भी। और हमारा लक्ष्य है 2023 तक हर घर को नल से जोड़ेंगे और उससे जल देंगे, ये हमारा उद्देश्य है। जी मसूरी, नैनीताल ऐसे इलाके हैं जहां पर पेयजल के लिए लंबे वक्त से परियोजनाओं की बात चली आ रही है। कहा जाता है कि जमीनी स्तर पे काम भी हो रहा है। आपकी नज़र में कितना काम हो गया है, कितना बाकी है? क्योंकि पेयजल के लिए हमारे पास अलग अलग मद है। वर्ल्ड बैंक से भी हमें पैसा मिलता है और जल जीवन मिशन से भी हमें पैसा मिल रहा है भारत सरकार से। इस समय हमारे के पास जो है KfW बैंक है, जर्मन के माध्यम से भी हमको पैसा मिला है। वो पैसा 2 शहरों के लिए मिला है, हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए। उसमें 80% पैसा जर्मन का रहता है, उसमें 20% पैसा राज्य सरकार का। 2023 तक जो हमारा ऋषिकेश शहर है और हरिद्वार, हर परिवार को उससे हमारे सिवर लाइन से जोड़ेंगे, उससे सीधे STP से जोड़ेंगे। कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिस परिवार को सीधे से हमने उसको सिवर लाइन से नहीं जोड़ कब तक ये धरातल पर आ जाएगा? 2023 तक, ये योजना 2023 तक है, 23 तक पूरे 2 शहरों के लिए। उसके अलावा जो अन्य शहरों की जो बात की आपने, नैनीताल जैसे शहर, हल्द्वानी है, देहरादून, अन्य राज्यों के शहर, इन शहरों में हमारा जो पेयजल विभाग है, वर्ल्ड बैंक से जो पैसा मिल रहा है, ADB के माध्यम से उनमें भी काम हुआ था। उसके अलावा जो पेयजल विभाग है हमारे पास, पेयजल विभाग से जो अर्ध शहरी गाँव शहर है हमारे पास, बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो गाँव से उनसे जोड़ दिए गए हैं। उन अर्ध शहरी गाँव के लिए भी 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उन 900 करोड़ रुपया हमने जो काम शुरू किया, उसमें से बहुत से परियोजनाओं में टेंडर भी लगे। 6 टेंडर अभी तक उसमें आमंत्रित किए थे, किसी ने नहीं टेंडर डाला। अन्य में बिल्कुल काम चल रहा है। उनमें 2024 तक हर घर को पानी देने का जो लक्ष्य है, ये बढ़िया है, ये उम्मीदें जगती हैं। लेकिन उम्मीदें जुड़ी हुई हैं 2022 से। देखिए, अगर बीजेपी की तरफ से देखा जा रहा है तो युवा मुख्यमंत्री आपका नारा है, ये इसके साथ आप घर घर जाने की सोच रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं अनुभव और युवाओं के सामंजस्य को? देखो, युवा मुख्यमंत्री है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, विधायक का भी अनुभव है, उनका संगठन का भी अनुभव है, और उसको संगठन में युवा मोर्चा से, विद्यार्थी परिषद से काम करने का उसको मौका मिला, इसलिए उसका फायदा पूरे प्रदेश की जनता को मिलेगा और पार्टी को भी मिलेगा। 2022 में जो चुनाव होगा, उनके नेतृत्व में युवाओं में बहुत उत्साह है
निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन आप जैसे अनुभवी नेताओं का भी पाया जाना और होना, ये किस तरीके से देखती है पार्टी? भारतीय जनता पार्टी का हमारा एक नीचे बूथ स्तर का कार्यकर्ता, उसका भी अनुभव है, और प्रदेश जो केंद्र स्तर पर जो पदाधिकारी है उसका भी अनुभव साझा करके ही हम आगे बढ़ते हैं और चुनाव में सबको सहयोग से बूथ को आगे करने का काम करते हैं। हाँ, क्योंकि मैं एबीपी गंगा के मन से चाहती हूँ कि युवाओं को तो आगे कर रहे हैं, पार्टी की तरफ से उन्हें कह सकते हैं कि मोटिवेट किया जा रहा है, चेहरा दिखाया जा रहा है, लेकिन जो अनुभवी लोग हैं, जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? सबका अनुभव, सबका साथ, सबका विकास। पार्टी के अंदर भी हमारा सबको सहयोग को लेकर हम लोग चलते हैं, कोई एक का निर्णय नहीं रहता है। हमारा अपना संविधान है, पार्टी की अपनी विचारधारा है, अपनी विचारधारा को लेकर ही हम जनता के बीच में जाते हैं। और कोई भी कार्यक्रम होता है, मेरा कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं होता, वो पार्टी का कार्यक्रम होता है और पार्टी को लेकर ही हम यहाँ तक पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी को लेकर ही मेरी भी मिशन सिंह चुफाल की अपनी पहचान है। जी, आपकी पहचान और आपका जो इलाका है, खासकर सीमांत इलाका, उसकी चुनौतियां हमेशा से बनी रहती हैं। आप किस तरीके से उस क्षेत्र के विकास को देखते हैं जब 21 साल हो गए हैं? मैं जनपद पिथौरागढ़ सीमांत जनपद है, उसमें भी डीडीआर विधानसभा जो थी पहले उत्तर प्रदेश में, उसमें दो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है। अभी भी नेपाल सीमा से जुड़ा हुआ अधिकतर क्षेत्र मेरे से जुड़ा होता है। जो सीमा पर लगे हुए गांव हैं, यदि सीमा सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित है। इसके लिए हमने विधानसभा में उत्तर प्रदेश में कई बार नियमों के प्रश्नों के माध्यम से भी उठाया। और मैं सबसे पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री थे, पहले उन्होंने सीमा के लगे हुए गांव को उन्होंने याद किया, धन्यवाद देता हूँ। एक बॉर्डर डेवलपमेंट की योजना उन्होंने शुरुआत की, उससे पहले किसी ने शुरुआत नहीं की। आप बीएडीपी के अंदर जो बॉर्डर डेवलपमेंट की योजना है, उन लोगों को रोजगार दिलाने के लिए, वहाँ का पलायन रोकने के लिए उन्होंने योजना बना के, इसलिए आज सीमा पर लगे हुए जितने भी हमारे गांव हैं, वो गांव में पलायन कम हुआ है। पलायन कम हुआ है जी बिल्कुल। इसके अलावा चलिए फिर से आपके राजनीतिक जीवन से जुड़े कुछ सवाल बनते हैं, क्योंकि अब देखिए चुनाव सर पर है, हर कोई चुनावी मोड में है। आपने भी कहा कि अनुभव और युवा चेहरा एक साथ मिलकर चलने की रणनीति है, लेकिन अगर देखा जाए तो आपने वरिष्ठ नेताओं की श्रेणी में आते हैं। आपने उत्तर प्रदेश के साथ भी उत्तराखंड का साथ दिया था, उस इलाके का साथ दिया था, उसके बाद आपने प्रदेश अध्यक्ष का भी जिम्मा संभाला, कैबिनेट मंत्री भी हैं। अब आने वाले चुनाव में किस तरीके से पार्टी देखती है? चुनाव हर 5 साल का चुनाव अलग तरीके से होता है। आज से 25 साल पहले हम जनता के बीच में जाते थे, जनता के समय चुनाव का प्रचार का उसमें अलग था, धीरे धीरे अंतर हो रहा है। लेकिन अब 2022 का जो चुनाव होगा, वो 2022 का चुनाव 2017 चुनाव से भिन्न होगा। इसलिए भिन्न होगा क्योंकि जिस तेजी से विकास हो रहा है, उसी तेजी से लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा सबसे पहले जो रहेगा स्वरोजगार, कि पहाड़ में आज से 60-70 साल पहले की जब बात करते हैं, पहाड़ में आत्मनिर्भर थे लोग, उसमें वहाँ पर केवल लोग जो उत्पादन करते थे, वो गांव में ही खुद लोग अपना उत्पादन करते थे। अच्छा। धीरे धीरे लोगों ने उत्पादन करना छोड़ दिया जी, क्योंकि वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, विश्व भौगोलिक परिस्थितियाँ, जंगली जानवरों के उसे लोगों ने खेती करना बंद कर दिया। उसको देखते हुए हमने स्वरोजगार की तरफ से जड़ी बूटी की खेती का काम शुरू कर दिया। जड़ी बूटी की खेती करने से लोग स्वरोजगार की ओर बढ़ रहे हैं। इस कोविड महामारी में जो लोग बाहर रोजगार के लिए बाहर गए थे, वो लोग पूरा गाँव के लोग आ गए जी। विशन जी, एक और चीज है, जैसे कि अब देखिए अब अपने क्षेत्र में जाएंगे, अब बात करेंगे, अब जब चुनाव है तो सबका रूबरू होना लाजमी है अपने लोगों से। ऐसे में आपको लगता है कौन सा ज्यादा मुश्किल सवाल है लोगों का, जनता का, कि कोविड की महामारी जो किसी ने नहीं देखी, उस दौर को, उससे जुड़े सवालों को फेस करना, या फिर उत्तराखंड में 3 बार सीएम बदलना? लोगों को किस तरीके से आप समझाएंगे? जनता का सवाल है। देखिए, इस समय जो कोविड महामारी का था जी, इस कोविड महामारी में इसमें सबका सहयोग रहा, इसमें मीडिया का भी रहा, जनता का भी रहा, सभी राजनीतिक दलों का भी सहयोग रहा। इस सहयोग के कारण धीरे धीरे हम कोविड को उससे मुक्ति पाई। इसलिए अब कोविड का भी थर्ड लहर की जो है, सरकार बिल्कुल इसमें जो सरकार की योजना है, सरकार ने हर क्षेत्र में जो भी बीमारी होगी कोविड की, उसके लिए तैयार है।
जहाँ तक इस कोविड महामारी का, इसमें सरकार ने इस जो लॉकडाउन के बीच में लोगों को रोजगार नहीं मिला था। सरकार ने तय किया कि भाई कोई भी इसमें रात को खाली पेट नहीं सो। इसलिए सरकार ने जो बीपीएल हैं, जो लोग जिनकी वास्तव में बीपीएल श्रेणी में आते हैं, जिनके पास कार्ड धारक हैं, उन नहीं है, उन सबको सरकार ने 1 साल तक के लिए फ्री राशन दे रखा है प्रति यूनिट के हिसाब से मुझे, और उसमें दाल भी दे रखी है, चीनी भी दे रखी है। विष्णु जी, आपने लॉकडाउन का जिक्र किया। लॉकडाउन को भी देखा जाए तो बहुत सीधे सीधे नहीं लगाया गया। पहले कोविड कर्फ्यू कहा गया, फिर आंशिक कर्फ्यू कहा गया। इन सारी चीजों पे लोगों को लॉकडाउन जैसा तो महसूस होता था, लेकिन समझ नहीं आता था कि पूरा पूरा लॉकडाउन है कि नहीं। इस दरमियान लोग परेशान हुए हैं, उनको अनाज मिले कि नहीं मिले, क्योंकि पूर्ण लॉकडाउन नहीं था। कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू, फिर धीरे धीरे आगे और सख्तियां बढ़ती चली गई। नहीं, चाहे लॉकडाउन नहीं था, धीरे धीरे जनता के लिए सरकार ने सारी जो भी थी उनको समय पर उनको राहत खाद्यान्न मिले, समय पर गैस मिले, और वहाँ पर वैक्सीन मिल रही है, वैक्सीन के साथ साथ उसको ऑक्सीजन मिले, बेड भी मिले। ये सारी व्यवस्था सरकार ने धीरे धीरे जिस प्रकार से उन्होंने कर्फ्यू का बढ़ाते गए, सरकार काम करती रही, और जिससे उस महामारी हम सब सुरक्षित भी हैं और उनको भी सुरक्षित। लेकिन विष्णु जी, आपने मेरे दूसरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा 2 तरीके की चुनौती या 2 तरीके के सवाल पूछेगी जनता। पहला तो आपने बता दिया कि कोविड के दौरान हमने मेहनत की और चीजों को संभाला। दूसरे पर मैं आ ही रहा हूँ, उसी पर आ रहे हैं, हमने मुख्यमंत्री का जी जी मैं उसी पर आ रहा हूँ जी, बताइए। क्योंकि ये हमारे पार्टी का अंदरूनी मामला है जी कि मुझे कहाँ पर जरूरत है। मैं भी पहले कैबिनेट मंत्री था 2007 में, 2009 में मुझसे कहा कि भाई आप पार्टी का अध्यक्ष बने। जी, मैंने पार्टी का अध्यक्ष बन गया। उन्होंने कहा कि आप पार्टी का संगठन का काम करें। इस समय ठीक है, मानिए हमारे 4 साल तक हमारे त्रिवेंद्र जी रहे, उसके बाद तीरथ जी रहे, उसके बाद पुष्कर सिंह जी धामी जी रहे। जी, तो तीनों हमारे मुख्यमंत्री हैं, तीनों हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं। हमारे जो हमने जो वादा किया था जनता के बीच में 2017 में जो घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र के अनुरूप हमारे दोनों मुख्यमंत्रियों ने काम किया। तीसरे मुख्यमंत्री जो है, जो काम बचे हुए एक काम को पूरा करेंगे, लेकिन ये नहीं कि ये तो मुख्यमंत्री, ये हमारा पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। लेकिन घोषणा पत्र में कहीं नेतृत्व परिवर्तन नहीं, लेकिन लोग तो सवाल नहीं, करेंगे ना। ये मेरा अपना सवाल भी और जनता का सवाल है। आप इसे किस तरीके से जस्टिफाई कर पाएंगे? ये बताया कि मैं खुद, मैंने जब मैं मंत्री था, मंत्री बने, मैं इसके बाद अभी पार्टी से पहले तो मैं 4 साल मंत्री नहीं था, विधायक था। उसके बाद मैंने कहा मंत्री बनने, क्या मेरा ये जनता को, पूरे प्रदेश की जनता को, पार्टी को मेरा अनुभव नहीं मिला होगा? ये जो मुख्यमंत्री बदलने का जो बार बार कह रहे हैं, ये मैंने कहा कि पार्टी का अपना अंदरूनी मामला था। तो आपकी मंत्री, विधायक, मंत्री और कैबिनेट मंत्री बन गए सीएम। अब हमारे सीएम तो मैंने कहा ना, आपकी बात 57 हमारे विधायक थे, उस 57 के बाद फिर 56 थे। उन विधायकों में से कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। ये पूरे प्रदेश की जनता को ये मालूम हो गया कि भाई आपके बारे में आपको क्या लगता है? जी, आपके बारे में आपको क्या लगता है? मेरे बारे में पार्टी ने यहाँ तक पहुँचा। मैंने शुरू में कहा मेरी पहचान भारतीय जनता पार्टी है। जी, मैं मंडल से लेकर एक ग्राम प्रधान से लेकर 43 साल तक मैंने अपना राजनीतिक पार्टी में काम किया। पार्टी के मेरे को यहाँ तक पहुँचाया, तो अपनी पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल विष्णु जी, हम भी आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। समय की सीमा है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी गंगा महाअधिवेशन में जहाँ विष्णु सिंह चुपाल ने अपने विभाग के साथ साथ अपने राजनीति से जुड़ी बातों को भी हमारे आपके सामने रखा। बहुत शुक्रिया।